Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to CS 565 Computer Vision. इस कोर्स में हम इमेजेस से और वीडियोस से डील करेंगे. विजुअल डेटा इज़ यूबिक्विटस. ये हर जगह मौजूद है. विजुअल डेटा, वी आर सराउंडेड बाय विजुअल डेटा. आपका फ़ोन करंटली, आप में से हर शख्स का फ़ोन इस वक्त जो है वो मल्टीपल गीगाबाइट्स ऑफ विजुअल कंटेंट है आपके फ़ोन के. कंप्यूटर विजन का जो कोर्स है, कंप्यूटर विजन का जो एरिया है, इट डील्स विद ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इमेजेस एंड वीडियोस. बायोलॉजिकल ब्रेन्स जो होते हैं ह्यूमंस के, एनिमल्स के, उनके लिए विजन इज़ अ ट्रिवियल प्रोसेस. हमें चीज़ें देखने के लिए कोई ख़ास एफर्ट नहीं करनी पड़ती, कुछ सोचना नहीं पड़ता. मसलन अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 - 3 + 6 - 7 ये क्या होता है, तो आपको थोड़ी सी कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा. लेकिन अगर मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं और पूछूं भी ना कि उसमें क्या है, तो आपका दिमाग फिर भी आपको बता रहा होगा कि तस्वीर के अंदर क्या है. तो विजन का जो प्रोसेस है वो बड़ा लगता है हमें कि ट्रिवियल प्रोसेस है, हमारे लिए आसान है, सादा है, उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है. लेकिन कंप्यूटर्स के लिए विजन एक डिसेप्टिवली हार्ड प्रॉब्लम है. लगती आसान है पर है एक्सट्रीमली हार्ड. It's very difficult. मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं. कैन यू टेल? मैप है कोई? मे बी. एनी अदर गेसेस? पिक्सल वैल्यूज. थोड़ा ऊंची बताइएगा. पिक्सल वैल्यूज होगा इमेज. लेकिन इमेज में क्या है होगा? नंबर्स हैं. पर अगर इमेज है तो इमेज में क्या चीज होगी? पिक्सेल्स होंगे. सो ये जो नंबर्स हैं ये एक्चुअली पिक्सल वैल्यूज हैं. दे रिप्रेजेंट दिस. यानी इस इमेज के जो पिक्सल्स थे उनमें जो वैल्यूज पड़ी थी वो मैंने आपको दिखाई थी. ये वो चीज है जो कंप्यूटर को फीड होती है. आप जब इसको देखते हैं तो आप कहेंगे ये क्लाउन का चेहरा है, ठीक है. लेकिन कंप्यूटर को तो ये चीज फीड हो रही है, ठीक है. इट्स जस्ट एन एरे ऑफ नंबर्स. आप उसको एरे ऑफ नंबर्स नहीं देखते. आपका जहन ऑटोमेटिकली उसको प्रोसेस करता है. कलर्स क्या हैं, फ़र्क कैसे हैं, कलर्स एजेस किधर हैं, किस तरह से चेंज हो रहा है कलर्स, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा है, क्या ऑब्जेक्ट है, एंड सो ऑन. ये सारे बड़े मुश्किल सवाल थे, लेकिन आपका दिमाग ये सारी प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली कर देता है और आपको डायरेक्ट आंसर बता देता है कि ये एक क्लाउन का चेहरा था. कंप्यूटर को इस तरह का अरे ऑफ नंबर्स जा रहा है. अब कंप्यूटर से जब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बताए कि ये अरे ऑफ नंबर्स क्या है, मे बी यू हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि ये इतना आसान नहीं होगा कंप्यूटर के लिए बताना कि ये क्लाउन का चेहरा. कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि विजन की प्रॉब्लम मुश्किल प्रॉब्लम क्यों है. ये आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले वाली इमेज में
आप लोगों को जरा ऊंची बोलना पड़ेगा मुझे आपकी आवाज, या लेट मी। हाँ जी बताइए क्या। बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। ओके, और किसी का कोई जवाब? ये एक इमेज है बेसिकली जिसमें पिक्सेल्स को उन्होंने ऑन ऑफ करके इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया टेक्स्ट इसके ऊपर। ये तो उन्होंने कैसे किया है वो और बात है। मेरा तो सवाल है कि आपको क्या नजर आ रहा है? टेक्स्ट लिखा नजर आ रहा है इमेज के अंदर। और किसी का कोई जवाब? सर कैलीग्राफी हुई है। कैलीग्राफी हुई है। और किसी का कोई जवाब? लेकिन अब सबका पहला जवाब क्या था? पहला बिस्मिल्लाह लिखी हुई है। बिस्मिल्लाह लिखी। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या इसमें आपको बे लिखी नजर आ रही? बे, यस अलिफ, जी आ रहा है। जेर नजर आ रही? जी क्या आपको सफेद रंग नजर आ रहा? जी क्या आपको टाइल्स नजर आ रही? बैकग्राउंड में जी। तो आपने पहले तो ये जवाब कोई नहीं दिए थे। सफेद रंग, टाइल्स, बे, जेर, अलिफ। सब वो कंपोनेंट्स हो गए हैं ना इमेज के, लेकिन वो हमें हम तो फौरन उस चीज को बताते हैं जो हमें पहली नजर में जो चीज को हम रिसीव कर रहे हैं इमेज से। तो क्या कंपोनेंट्स नजर नहीं आ रहे थे? क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपसे ये सवाल किया था, आपको क्या नजर आ रहा है? तो आपने ब्यूटीफुल चीज सर बताई जाती है अपने हिसाब से। ठीक है, मेरा पॉइंट भी यही है कि जब इंसान से कहा जाता है कि व्हाट डू यू सी, आपको क्या नजर आ रहा है, तो इंसान का आंसर बड़ा कंसाइज, बड़ा स्पार्स सा आंसर होता है। यानी इंसान ये नहीं कहता कि मुझे नीला रंग नज़र आ रहा है, डार्क भी और लाइट नीला भी और वाइट भी और बे का डॉट भी और बे का नीचे ज़ेर भी और साथ सुकून भी है और अलिफ भी है, और यानी इतनी डिटेल में आंसर नहीं देता इंसान। हालांकि टेक्निकली स्पीकिंग उसका आंसर ठीक था कि सारे कंपोनेंट्स बता दे, पर इंसान ऐसे अपनी विजन को डिस्क्राइब नहीं करता। इंसान का आंसर बड़ा स्पार्स होता है। बहुत सारी चीज़ें वो एक्चुअली उसके आंखों में जा रही होती हैं, लेकिन जिसको वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ, वो बहुत ही ग्लोबल सा एक आंसर होता है। जैसा कि आप सब लोगों ने कहा बिस्मिल्लाह, कि बिस्मिल्लाह लिखिए। ओके, सो दैट्स वन थिंग कि जहाँ, यानी मैं आपको असल में रियलाइज ये करवाना चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर विजन एक डिसेप्टिवली हार्ड प्रॉब्लम है। अगर कंप्यूटर ये जवाब दे कि यार मुझे सफ़ेद रंग नज़र आ रहा है, तो वो ठीक आंसर होगा। उसको गलत किस बेस पे कह रहे हैं आप? अगर कंप्यूटर जवाब दे मुझे बे नज़र आ रही है, तो वो ठीक आंसर है। उसको किस बेस पे गलत कहेंगे? टेक्निकली तो वो सही बात कर रहा है, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो ये जवाब दे। हम एक्सपेक्ट ये करेंगे वो हमारी तरह आंसर दे, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ, राइट? तो क्योंकि हमारा ये विजुअल प्रोसेस, हमारे आंसर्स इतने सब्जेक्टिव हैं कि इंसान चूंकि समझता है कि यहाँ पे बिस्मिल्लाह कहना चाहिए, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कंप्यूटर से कि वो भी बिस्मिल्लाह बस आंसर दे, और जो टेक्निकली करेक्ट आंसर से वो ना दे। ये जो साथ वाली इमेज है, सेकंड इमेज, इसमें बताइए कि व्हाट डू यू सी? एनीवन? स्ट्रिप से दो जो कि लाइन से एक नीचे एक लाइन के ऊपर है। स्ट्रिप्स हैं, दो लाइंस के ऊपर हैं और लाइंस के नीचे हैं। वो ओके, एनीवन एल्स?
ऐसा भी लग रहा है जो व्हाइट वाला फ्रंट है उसका अक्स जो है वो बैकग्राउंड पे बन रहा है एक लड़का। जो वाइट वाला बैकग्राउंड है उसका अक्स ग्रे पे बन रहा है। ओके, और एनी अदर आंसर्स? ठीक है, एनीवन एल्स? अगर मैं आपसे कहूं कि ये दो रेक्टेंगल्स हैं, एक जरा लाइट ग्रे है और एक डार्क ग्रे है, सही सही कहूंगा मैं? यस। ओके, अच्छा वो रेक्टेंगल्स कहाँ पे हैं? बार्स के ऊपर। बार्स के ऊपर। ओके ओके, डार्कर वाला बार्स के नीचे है और लाइटर वाला ऊपर है। डार्कर वाला बार्स के नीचे है, लाइटर वाला बार्स के ऊपर है। ओके, तो लेट्स ड्रॉ द डार्कर रेक्टेंगल। ये आप कह रहे हैं ये है वो डार्कर रेक्टेंगल? यस। ओके, मेरा आपसे सवाल है, इज द डार्कर रेक्टेंगल एक्चुअली देयर, या आपका दिमाग आपको ट्रिक कर रहा है? सर ऐसा भी हो सकता है कि वो रेक्टेंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा बट वो बीच में डार्क स्ट्रिप्स है स्मॉल साइज। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो आप क्यों कहते हैं कि इसमें डार्क रेक्टेंगल है? यानी ये तो आप एक तरफ आप कहते हैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब नहीं है, फिर वो कहते हैं है। सर उसको डिपिक्ट करना हार्ड है इस चीज को, मतलब वो दरमियान में बेसिकली वो ग्रे लाइंस लग रही हैं और अगर उसको ओवरऑल पूरा देखा जाए तो वो एक रेक्टेंगल लग रहा है कि बना हुआ है। व्हाइट वाले का शैडो मिल रहा है ग्रे वाला। वाइट, मैं तो अभी ग्रे का कह रहा हूं कि ग्रे रेक्टेंगल है या नहीं है। मेरा तो अब यह सवाल आ गया, क्या वाकई है ग्रे रेक्टेंगल यहाँ पे? रेक्टेंगल तो इसे कहते हैं जो मैंने रेड वाला ड्रॉ किया। सर इसमें नीच को ऐसे दिखाई ऐसे किया हुआ है कि हम उसको कुछ कुछ स्लिप करें, लेकिन अगर हम एक तरफ में देखो रेक्टेंगल भी नजर आ रहा है और अगर हम उसको रेक्टेंगल को स्लिप ना करें तो कोई भी ब्लैक लाइन को फिर हटा दो तो पॉसिबिलिटी ऐसा भी है कि सिर्फ ग्रे लाइन ही बचे, ब्लैक की जगह कुछ भी ना हो। आपने एक अच्छा लफ्ज यूज किया कि हम परसीव कर रहे हैं। सो ये बेहतर होगा कहना है कि हमारे दिमाग परसीव कर रहे हैं एक ग्रे, डार्क ग्रे रेक्टेंगल को, लेकिन वो डार्क ग्रे रेक्टेंगल एक्चुअली इमेज में एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात सही है? ये बात सही है क्या? हो भी सकता है। सो अगर मैं आपसे कहूं कि ये रेक्टेंगल ग्रीन ये एग्जिस्ट करता है इमेज में, क्या ये बात सही? यस। और ये वाला भी एग्जिस्ट करता है, यस। और ये वाला भी एग्जिस्ट करता है। अब मेरा सवाल है, क्या रेड वाला जो था जो पहले बनाया था मैंने, क्या वो एग्जिस्ट करता था? वो ब्लैक कलर को मिला के करता है, वैसे नहीं करता। वो आप परसीव कर रहे हैं। the red rectangle is what your brain is perceiving। ये आपका ब्रेन आपको ट्रिक करता है। आपका ब्रेन, एंड लेट मी उस ट्रिक का मैं नाम या उसको डिस्क्राइब करता हूं कि वो क्या ट्रिक था, कि जहां चीजें नहीं एग्जिस्ट करती ये वहां भी कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करता है। हमारे ब्रेन्स
पैटर्न रिकग्निशन के और पैटर्न कंप्लीशन के इंजन्स होते हैं. वी कांट हेल्प इट. हमारा ब्रेन हमेशा फिल इन करता है कुछ इंफॉर्मेशन जो कि असल में नहीं आ रही होती. दैट्स जस्ट द नेचर ऑफ आवर ब्रेन्स. ओके, अगली इमेज पे आते हैं. यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है? या इस पूरी इमेज में व्हाट डू यू सी? शेप्स हैं और उनको डॉट और भी कह सकते हैं. शेप्स हैं. ओके, कौन सी शेप? कौन सी शेप्स हैं? सर्कल है, लाइन है और स्क्वायर भी कह सकते हैं. उसको प्रिंट किया है. डायमंड कहते हैं. डायमंड. डायमंड कह सकते हैं. ओके, सो सर्कल है, लाइन है और डायमंड है. ओके, सर्कल किधर है? ये सर्कल है. और लाइन किधर है? ये लाइन है. यस. अच्छा, कहाँ लाइन? मुझे दिखाएं वो लाइन है कहाँ? इज देयर रियली अ लाइन? नहीं, कलेक्शन ऑफ डॉट्स है लेकिन उसको ऐसा शो किया है जैसे अरेंजमेंट से कोई लाइन लग रही है. सो अब मेरा आपसे सवाल कि लाइन है? नहीं, थोड़ी देर पहले आपने कहा था लाइन है. इन डॉट्स को ऐसे अरेंज किया है कि हमें लाइन लग रही है. अब आप कह रही लाइन लग रही है. पहले आप कह रही थी लाइन है. मुझे बताएं कौन सा सवाल, कौन सा जवाब ठीक है? दोनों ठीक है. दोनों ठीक है. आप कह रही लाइन है और आप कह रही लाइन नहीं है, लाइन लग रही है. दोनों ठीक है. सर यानी कि अगर हम इसको ओवरऑल देखेंगे तो मेरी लाइन की शेप ही नजर आ रही है, लेकिन अगर हम इसको मतलब कि आप अपनी और तरफ से देखें कि फिर इसमें कलेक्शन ऑफ डॉट्स है जो कि लाइन की शेप में रखा गया तो मेरी लाइन दिख रही है. अगर इसका रीजन ये है. अगर आपको एक कंप्यूटर जवाब दे, अगर आपको एक कंप्यूटर जवाब दे कि इस तस्वीर में एक जहाज है और नहीं भी है, आप सेटिस्फाइड होंगी ऐसे आंसर से? हो सकता है कि इसके दरमियान वाइट डॉट्स मुझे पता नहीं चल रही है. तो ओके, हो सकता है इसमें एक हाथी भी हो. राइट. अगर मैं जवाब दे दूं कि हाथी है, हो सकता है आपको नजर ना आ रहा हो. ऐसा तो नहीं है ना. व्हाई नॉट? आप कह रही हैं आपको नजर नहीं आ रहे. जब आप ये कहने के लिए तैयार हैं कि वो बीच में कुछ है, हो सकता है मैं नजर ना आ रहा हूं, तो ठीक है, हो सकता है एक हाथी हो, नजर ना आ रहा हो. मेरा पॉइंट ये कि जब हम चीजों को देखते हैं तो हमारा दिमाग, जैसे मैंने पहले कहा, इट फिल्स इन द गैप्स, इट फिल्स इन द मिसिंग इंफॉर्मेशन एंड इट टेल्स अस कि ये लाइन है, ये सर्कल है, ये डायमंड है. हालांकि ना यहाँ पे कोई लाइन है टेक्निकली, ना कोई सर्कल है, ना कोई डायमंड है. हमारा दिमाग इन चीज़ों को ऐसे परसीव करता है. ये इल्यूजन्स होती हैं. लेकिन ये इल्यूजन हमारी लाइफ का इतना यूबिक्विटस, एवर प्रेजेंट पार्ट है और इतना नेसेसरी पार्ट है कि हम ये नोट नहीं करते कि टेक्निकली वो चीज़ें हमारी आंखों में नहीं जा रही थी जो दिमाग ने देखी हैं. लाइन कोई नहीं गई आंखों के अंदर, सर्कल्स गए हैं, डॉट्स गए हैं, लेकिन दिमाग ने उनको लाइन के तौर पे परसीव किया. इसलिए मैं कहता हूं कि कंप्यूटर विजन एक डिसेप्टिवली हार्ड प्रॉब्लम है. अगर कंप्यूटर ये आंसर देता कि मुझे ब्लू डॉट्स नजर आ रहे हैं, तो टेक्निकली ये बिल्कुल ठीक आंसर था. लेकिन आप इससे सेटिस्फाई ना हो, आप कहते हैं नहीं भाई, एक डायमंड है, एक लाइन है और एक सर्कल है, क्योंकि हमारी सब्जेक्टिव जो विजन है, हमें ये ऐसे नजर आता है. कंप्यूटर से भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, जबकि कंप्यूटर जब टेक्निकली करेक्ट आंसर देगा तो आप कहेंगे नहीं, ये तो हम नहीं देख रहे, ये तो गलत आंसर दे रहा है, इसे कहना चाहिए था लाइन. तो कंप्यूटर बेचारा बड़े ही डिसएडवांटेज पे है. पहली बात तो ये कि आप उसको नंबर्स एरेज दे देते हैं, एरेज ऑफ नंबर्स.
और उसके बाद उन अरेज ऑफ नंबर्स में से आप जिस चीज़ को कहते हैं मुझे ये नज़र आ रहा है, वो टेक्निकली वो चीज़ वहाँ पे मौजूद ही नहीं होती, और आप एक्सपेक्ट करते हैं कंप्यूटर के वो वही आंसर दे जो आप देते हैं। ओके, चौथी इमेज पे आ जाते हैं। आपको ये वाला बॉक्स नज़र आ रहा है जिसमें ए लिखा हुआ है, Yes. और ये वाला बॉक्स जिसमें बी लिखा हुआ है। Yes. इनके कलर्स आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इनके कलर आप मुझे नाम बता सकते हैं? क्या कलर होगा? ए का क्या Dark कलर? gray, dark gray and light gray. डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे। ए डार्क ग्रे है और बी लाइट ग्रे। ओके, तो जैसा मैंने आपको कहा ना कि आपका ब्रेन जो है वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन आपको फिल इन करता है। ये तो एक प्रॉपर्टी थी ब्रेन की। ब्रेन की एक और प्रॉपर्टी भी आपको बता देता हूँ। ये आपसे झूठ बोलता है, ये आपसे झूठ बोलता है। मैं शर्तें लगाता तो नहीं, पर अगर मैं शर्त लगाऊं कि मतलब मैं आप में से किसी को भी 1000 रुपये दे दूं, अगर ए और बी वाले जो स्क्वायर्स हैं इनके कलर फर्क हुआ अगर, और अगर ए और बी का कलर एक्चुअली सेम हुआ, तो फिर आप मुझे 1000 रुपये देंगे। ये शर्त मेरे कोई इज एनीवन विलिंग टू टेक दिस बेट? ऑब्वियसली मैं हार जाऊंगा। आप सिर्फ इसलिए डर रहे होंगे कि मैं तो इंस्ट्रक्टर हूं, मैंने स्लाइड्स बनाई हैं तो मुझे कुछ पता होगा ज्यादा, लेकिन मैं कितनी गलत किस्म की बेट लगा रहा हूं। एक क्लियरली डार्क ग्रे है, एक क्लियरली लाइट ग्रे है, और मैं कह रहा हूं नहीं ये सेम कलर है, और 1000 रुपये इस पे शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। आप लगा लें शर्त, ऑब्वियसली आप जीत जाएंगे। नहीं, Yes, sir. ओके, तो आप शर्त लगा रही हैं। फिर ये मैं आपको 1000 रुपये दूंगा अगर ये कलर सेम हुए। मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। ओके, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा अगर ये कलर्स सेम हुए ए और बी के, और आप मुझे सिर्फ 1000 रुपये दे दीजिएगा अगर ए और बी फर्क कलर थे। शर्त लगाती हैं? Yes, sir. ओके, अब होमवर्क प्रॉब्लम। आप इसको पेंट ब्रश में इसको कॉपी कर लें, विंडोज में पेंट ब्रश में इसको खोल लें। पेंट ब्रश में कलर पिकर का एक टूल होता है, पता है आप लोगों को? Yes, sir. आप ए वाले खाने से कलर पिक कीजिएगा, बी वाले खाने से कलर पिक कर दीजिएगा, और उसके बाद अपने बैग से 1000 रुपये निकाल लीजिएगा और मुझे दे दीजिएगा। ठीक है? ठीक है, या मेरे मैं अपना मोबाइल फ़ोन नंबर दे दूंगा। मोबाइल में मेरे ना आप 1000 रुपये वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट दे दें मुझे। ठीक है? बड़े सादा सा होमवर्क है। पेंट ब्रश में जाएं, कलर पिकर करें, ए में देखें, बी में देखें, उसके बाद हार माने, 1000 रुपये निकालें, मुझे दे दें। वेरी सिंपल होमवर्क। ठीक है? आपका दिमाग आपको ट्रिक करता है, आपसे झूठ बोलता है, क्योंकि आप कभी अभी बगैर चेक किए आप कभी भी नहीं मान सकते कि ए और बी में सेम कलर है, येट ए और बी में एग्जैक्टली सेम कलर है, और आपका दिमाग ये शो नहीं कर रहा। Why do I show this? I show this to convince you कि कंप्यूटर विजन एक डिसेप्टिवली हार्ड प्रॉब्लम है। जो हमारी आंखों में जा रहा है वो हमारा दिमाग देख नहीं रहा। हमारी आंखों में एक्चुअली कलर सेम गया है, ए और बी वाले खानों में सेम कलर की जा रहा है, पर हमारा दिमाग फर्क चीज़ें देख रहा है। तो जब आप एक्सपेक्ट ये करेंगे कि जो हम देख रहे हैं वो आंसर दिया जाए,
बट टेक्निकली वो आंसर है नहीं। ये नॉइज आ रही है एक जगह से। ओके ओके, थैंक यू। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सो ओके, ओवरऑल इस स्लाइड के बाद आर यू कन्विंस्ड कि मेरे पास जी बताइए, सर्टिफिकेट आपके पास क्या? कलर पिकेट्स मेरे पास डिफरेंट कलर आ रहे हैं। शर्त लगाना तो वैसे ही हराम होता है। तो मैं बस बता रही थी, जिसने लगाई है वो जीत गई। उन्होंने नहीं बताया ना, पर विल सी। वो खुद भी चेक कर लें। मैं तो कहूँगा सब लोग चेक कर लें। सर मैंने चेक किया, मेरे सेम आ रहे हैं। सर मेरे पास भी सेम आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये एमी तो नहीं शर्त से कर। आपने भी और लोग चेक किया होगा, वो लोग लोग भी चेक करें। हाँ सर I have a question। जी जी सर जो ए और बी है ना, इन दोनों का भी सेम आते हैं, लेकिन अगर हम किसी और ब्लॉक को चेक करते हैं ना, लाइक तो वो डिफरेंट कलर हमारे पास आ रहे हैं। इन ए बी में शेडो का जो डिफरेंस है उससे ये जो हमारे पास एक यहाँ शेप पड़ी हुई है तो टाइप कह रहे हैं, इसकी वजह से शेडो की वजह से उसका कलर हमें चेंज नजर आ रहा है। जी, तो बाकी अगर किसी और को चेक करें तो वो डिफरेंट आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो होता ये है कि हमारा ब्रेन जो है वो किसी जगह को, सिर्फ उस जगह का कलर जो परसीव करना है ना, वो उसकी सराउंडिंग को भी देखता है। तो अगर सराउंडिंग्स लाइटर हैं तो ए वाला जो खाना है वो डार्कर नजर आता है, और अगर सराउंडिंग्स डार्क हैं तो बी वाले खाने की सराउंडिंग्स में थोड़े डार्क है और शेडो आया हुआ है, तो वो बी को आपकी परसेप्शन में लाइटर दिखाता है। तो ये सारा वो, यानी ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, स्पेशली डिज़ाइन की गई है, जो आपके विजुअल सिस्टम की इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करती है। ये इल्यूजन कि आप जब एक चीज़ को देखते हैं तो उसकी सराउंडिंग्स को भी देख रहा होता है आपका ब्रेन, और उसकी सराउंडिंग्स की बेस पे कोई फैसला करता है। इसलिए आपको ए जो है, क्योंकि उसकी सराउंडिंग्स लाइट हैं, ए डार्क नजर आता है, और बी उसकी सराउंडिंग्स डार्कर हैं थोड़ी सी शेडो की वजह से भी, तो बी आपको लाइटर नजर आता है। हालांकि असल में खाना ए वाला खाना, बी वाला खाना, उसमें एग्जैक्टली सेम पिक्सल है। लेकिन जब आप कंप्यूटर से कहते हैं कि हमें तो फर्क नजर आ रहा है, तुम्हें भी कहना चाहिए था फर्क नजर आया। जब कंप्यूटर कहता है कि ए और बी का सेम कलर, तो आप कहते हैं कंप्यूटर गलत देखता है, हालांकि टेक्निकली कंप्यूटर सही देख रहा था। दिस इज व्हाई आई से कि कंप्यूटर विजन इज अ डिसेप्टिवली हार्ड प्रॉब्लम। इट्स ट्रिवियल फॉर अस टू लुक एट इमेजेस, टू एनालाइज देम, टू सी व्हाट इज इन द इमेजेस, टू आंसर क्वेश्चंस कि इमेज में क्या है, कहाँ है, कैसे है, बट इट्स हार्ड फॉर अ कंप्यूटर टू डू इट। जी सर हम तो जो चीज हम गेट कर रहे हैं, हम तो वही चाहते हैं कि हमें कंप्यूटर वही बताए। अगर सपोज अगर तुमने इसको टेस्ट किया है, हमें तो लाइट नजर आ रहा है ना, अब कंप्यूटर हमें डार्क बता रहा है, अगर वहाँ पे डार्क बताता है, लाइट ही बताता, तो हमें कैसे पता चलता है कि हम गलत देख रहे हैं? नहीं, ये मेरा सारा पॉइंट यही है कि हम जब कंप्यूटर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस तरह के आंसर दे जिस तरह के हमारा दिमाग परसीव कर रहा है, तो हमारा दिमाग तो ट्रिक्स प्ले कर रहा है। हमारा दिमाग कहता है रेक्टेंगल था वहां पे, हालांकि रेक्टेंगल था नहीं। हमारा दिमाग कहता है लाइन है, सर्कल है, डायमंड है, हालांकि वो नहीं है यहाँ पे। हमारा दिमाग कहता है कि ये कलर्स फर्क है, हालांकि नहीं फर्क। राइट, सर हो सकता है फर्क हो रहा है, हमें कंप्यूटर ठीक नजर आ रहा हो। कंप्यूटर को आपने क्या समझा हुआ है? सर हमने इसको ट्रेन किया है ना। नहीं, हमने तो कभी ट्रेन नहीं किया कंप्यूटर को। हम करते हैं ना। आपने जब पेंट ब्रश में, या किसी ने जब पेंट ब्रश में कलर पिकर के साथ ए और बी वाले खाने में से कलर उठाया, ट्रेनिंग तो कोई नहीं थी। आपने तो एक्चुअल पिक्सल वैल्यूज जाके चेक किए और वो सेम निकल आई वैल्यू पिक्सल की।
राइट? Yes. देयर इज नो ट्रेनिंग. कंप्यूटर तो एक डिटर्मिनिस्टिक मशीन है, हमेशा वही आंसर देती है अगर आप खुद रैंडमनेस उसमें ना लेके आए. तो सही तो इमेज में भी मैनिपुलेशन हो सकती है ना. लेकिन ये वही इमेज है ना जिसको आप भी देख रहे हैं, वही इमेज है जिसके कलर पिकर से आपने कलर उठाए थे. सेम इमेज की बात हो रही है. अगर यानी कि manipulate- आप कहना चाह रहे कि कंप्यूटर इज ऑलवेज राइट. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आवर ब्रेन डज नॉट रिफ्लेक्ट रियलिटी, ये मैं कहना चाह रहा हूं. और जब कंप्यूटर आपको रियलिटी दिखाएगा तो आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये तो मैं तो इस तरह से परसीव नहीं कर रहा. मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कहेंगे कि ये जो डॉट्स हैं ये सर्कल हैं. मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वाले डॉट्स जो हैं ये डायमंड हैं. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे लाइन कहता. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे वो कहता कि 2 रेक्टेंगल्स हैं. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कहता बिस्मिल्लाह. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ए और बी का कलर सेम है. हमारा जिसको हम देखना कहते हैं वो एक बड़ा सब्जेक्टिव प्रोसेस है. हमारा दिमाग डिटरमिन कर रहा है कि हम क्या देख रहे हैं. इट डजंट मीन कि सीन में एक्चुअली है क्या या इमेज में एक्चुअली है क्या. आपकी जो सेंस ऑफ रियलिटी है ना, वो आपका दिमाग बना रहा है. वो चीज़ें जो आपको रियल लगती हैं वो असल में रियल नहीं होती. चले मैं अब असल में हम थोड़ा फलसफे की तरफ ना चले जाएं. मेरा आप लोगों से सवाल है, रेड कलर एग्जिस्ट करता है? सर नहीं, कलर एग्जिस्ट ऐसा जिस तरह हम समझ कर रहे हैं उसे इसका वही होता है. वैल्यूज वाली सेंस होती है. कुछ चीजें मिसिंग होती है वो नजर आ रही होती है लाइट की वजह से. अच्छा, वाइट कलर एग्जिस्ट करता है? करता है. वाइट करता है. अच्छा, रेड हो सकता है ना करता हो. ओके, ब्लू एग्जिस्ट करता है कलर? करता है. करता है. ओके. असल में कोई कलर एग्जिस्ट नहीं करता जिसको आप रेड कहते हैं. असल में आपकी आंखों में लाइट एंटर हो रही होती है और लाइट की भी वेव्स, अगर आप लाइट को वेव समझें तो एक वेव एंटर होती है. वो वेव जो है वो उसकी कोई वेवलेंथ होती है, कोई फ्रीक्वेंसी होती है. जब एक ख़ास किस्म की फ्रीक्वेंसी, ख़ास किस्म की वेवलेंथ वाली वेव एंटर होती है आपके आंखों में, तो आपका दिमाग कहता है कि ओ ये वाला कलर है. हम ह्यूमन बीइंग्स की एक शेयर्ड परसेप्शन है. ख़ास किस्म की वेवलेंथ होती हैं जो हम कहते हैं ओ ये रेड है. हम सारों को वो रेड नज़र आती है, या जो भी नज़र आती है उसको हमने रेड का नाम दिया हुआ है. जब कोई और वेवलेंथ की लाइट हमारे आंखों में एंटर होती है तो हम कहते हैं ओ ये ग्रीन है. कोई और वेवलेंथ एंटर होती है हम कहते हैं ये वाइट है. कोई और वेवलेंथ एंटर होती है हम कहते हैं ये ब्लू है. वही वेवलेंथ जब एक जानवर की आंख में एंटर होती है, जरूरी नहीं है कि उसको वही परसेप्शन आए जो आपको आ रही है. कई जानवर हैं वो हमसे ज्यादा कलर्स की रेंज या वेवलेंथ्स की रेंज परसीव कर लेते हैं. कभी कभी कुछ लोगों के ऑपरेशन, आंखों का ऑपरेशन हुआ हो तो उनकी वो भी ज़्यादा वेवलेंथ्स परसीव कर लेते हैं, हमसे ज़्यादा कलर्स. लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि वही वेवलेंथ जब एक बिल्ली की आंख में जाएगी, वही वेवलेंथ जब एक ग्रास हॉपर की आंख में जाएगी, वही वेवलेंथ जब मेरी आंख में जाएगी, उस वेवलेंथ के नतीजे में हमें क्या नज़र आता है वो तीनों के लिए फ़र्क हो सकता है. ग्रास हॉपर, बिल्ली और ह्यूमन, वो फ़र्क हो सकता है. वेवलेंथ वो थी सेम. सो जो चीज़ एग्जिस्ट करती थी वो वेवलेंथ थी. उसको मैं रेड कह देता हूँ, किसी और को वो फ़र्क नज़र आ सकता है, किसी और को वो फ़र्क नज़र आ सकता है. तो रेड हमारी परसेप्शन है. रियलिटी, फिजिकल रियलिटी में वेवलेंथ एग्जिस्ट करती थी, रेड एग्जिस्ट नहीं करती. कलर्स डू नॉट एग्जिस्ट. ठीक है.
लेकिन हमें जवाब चाहिए कि नहीं जी ये तो ब्लू था उसके ऊपर वाइट था। कंप्यूटर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बताए पूरे का पूरा, ठीक है। सो आई होप आपको कुछ क्लियर होगा कि आपका दिमाग आपकी रियलिटी कंस्ट्रक्ट करता है, उसका रियल होना जरूरी नहीं है, बस वो आपके लिए रियल होती है। ओके, आगे चलते हैं। कंप्यूटर विजन जो है उसमें कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो कोशिश करते हैं कि जो बायोलॉजिकल विजन है, जिस तरह हमारे दिमाग परसीव करते हैं, उस तरह से ही हम भी एल्गोरिथम्स भी उसी तरह के डिज़ाइन करें। लेकिन बायोलॉजिकल विजन इज जस्ट टू कॉम्प्लेक्स। अगर हमें एक तो समझ आना ही बड़ा मुश्किल है कि हमारा दिमाग कैसे चीज़ें कर रहा है, और अगर समझ आ भी जाए तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। और अगर इम्प्लीमेंट कर भी लें तो उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन को रियल टाइम बनाना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को क्या कहेंगे, कंप्यूटेशनली एफिशिएंट बनाना, मेमोरी कम लगे, ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा ब्रेन जो है वो मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहा होता है, एक्सट्रीमली फास्ट प्रोसेसिंग कर रहा होता है, फटाफट आंसर दे रहा होता है। बट इट्स वेरी हार्ड फॉर कंप्यूटर विजन के एल्गोरिथम्स टू कॉपी बायोलॉजिकल ब्रेन्स। कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस यूज़ करते हैं, कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो ज्योमेट्रिक अप्रोचेस यूज़ करते हैं। जो भी हम एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे कंप्यूटर विजन के इस कोर्स में, द की टू अंडरस्टैंडिंग दोज एल्गोरिथम्स is in a solid understanding of calculus and linear algebra. कैलकुलस से जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी हम इस कोर्स में शुरू से मेंशन करेंगे, लीनियर अलजेब्रा की जो चीज़ें चाहिए होंगी वो भी मेंशन करेंगे। सो टू बिकम गुड इन कंप्यूटर विजन यू मस्ट ऑलरेडी बी और बिकम गुड एट बोथ मैथमेटिक्स एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये कोई सिर्फ थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है। कंप्यूटर विजन में आपको एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करके उनके रिजल्ट्स सामने ला के ही आप कुछ सीख सकते हैं, और आपको मैथमेटिक्स अच्छी समझ आनी चाहिए। लेकिन डोंट वरी, मैथमेटिक्स की जो भी डिटेल्स हैं वो हम मतलब ये सेल्फ कंटेंड होगा, मैं ज़्यादा अस्यूम नहीं करूँगा कि चीज़ें पता है, हम शुरू से चलेंगे। कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं कंप्यूटर विजन की। कंप्यूटर विजन में जो ज़्यादा मशहूर एप्लीकेशन है वो है फेस डिटेक्शन की और फेस के रिकग्निशन की। डिटेक्शन की प्रॉब्लम ये है कि एक फेस कहाँ पे है, इमेज में बस आप लोकेट कर दें, एक बॉक्स ड्रॉ कर दें कि यहाँ पे एक फेस है। और रिकग्निशन ये है कि फिर आप बताएं कि वो उस फेस में क्या है, क्या कोई इम्पोर्टेंट बंदे का चेहरा है, क्या किसी चोर का चेहरा है, क्या या उस बंदे का नाम क्या है जिसका चेहरा है, या उसकी इमोशन बता देना कि वो इस वक्त खुश है या सैड है या तकलीफ में है, एंड सो ऑन। तो दैट्स वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटर विजन। फिर इंडस्ट्रियल सेटअप्स में इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वो सारा ऑटोमेटिक हो जाए। फॉर एग्जांपल ये कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट पे कोई पैक्ड बॉक्सेस हैं और उनके ऊपर बार कोड्स लगी हुई हैं। तो फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपका एक कैमरा लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली गिनता जाए कि कितने डब्बे हो गए हैं, ये भी चेक करता जाए हर डब्बे पे कि बार कोड लगी हुई है या नहीं लगी। तो अगर कोई बार कोड मिस हुई हुई है तो वो डिटेक्ट कर दे और वो डब्बे साइड पे कर दे, ठीक है। जिस तरह अगर आपके पास कोई जिस तरह इस केस में सेब है, सेब इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं इन मेटेलिक रोलर्स के ऊपर से, लेकिन बीच में ये पत्थर आ गया है। अब आप चाहेंगे कि ऑटोमेटिकली ये पत्थर डिटेक्ट हो जाए और
कोई ऑटोमेटिक मैकेनिज्म हो जिससे ये पत्थर सेबों वाले पैकेट में ना जाए, ये पत्थर डिस्कार्ड हो जाए किसी तरह, ठीक है। फिर अगर लेट्स से फैक्ट्री के अंदर लोग आ रहे हैं तो आप एंट्रेंस पे चेक कर लें कि यार इनका यूनिफॉर्म ठीक है कि नहीं, इन्होंने सेफ्टी वेस्ट पहनी हुई कि नहीं पहनी हुई, इन्होंने हेलमेट पहनी हुई कि नहीं पहनी हुई, इन्होंने मास्क पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ। स्पेशली आजकल के दौर में ये मास्क वाला प्रॉब्लम जो है, इसने कंप्यूटर विजन की बहुत सारी नई प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस कर दी हैं। कि पहले तो फेस डिटेक्शन होती थी पूरे फेसेस पे, लेकिन अब तो कोविड के टाइम पे हर एक ने मास्क पहना होगा, तो पुराने फेस डिटेक्शन के एल्गोरिथम्स अब चलेंगे नहीं। तो ये नया एरिया एक आ गया कि फेस डिटेक्शन अंडर मास्क और इवन फेस रिकग्निशन अंडर मास्क। अक्सर हम आंखों से या ऊपर के हिस्से से भी बता सकते हैं, सिर्फ आंखें देख के बता देते हैं कि ये कौन था इंसान। तो फेस रिकग्नाइज करना मास्क के साथ ये एक अच्छी आजकल प्रॉब्लम है। सो इस तरह की एप्लीकेशंस हैं इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में। ऑगमेंटेड रियलिटी एक बड़ा मज़ेदार एरिया है। ये जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तान सुपर लीग जो T20 का टूर्नामेंट है, PSL, ये PSL की ओपनिंग सेरेमनी की एक वीडियो थी। उस वीडियो में से मैंने एक फ्रेम कैप्चर किया। इस फ्रेम में अगर आप ये वाला पार्ट देखें लेफ्ट साइड का वर्सेस ये राइट साइड वाला पार्ट, राइट साइड वाला पार्ट है जो असल में एक्चुअल सीन था, और उस सीन के ऊपर लेफ्ट साइड पे ये कुछ तस्वीर को इस तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आपको लगता है कि जैसे इस तरह की ये ग्रीन सी लाइट्स वाले बॉक्सेस और उनके नीचे ये मेटालिक स्ट्रक्चर और ऊपर एक ग्रिड सी कोई बन रही है, जैसे कैमरा ग्रिड है, कोई लोहे की स्ट्रॉन्ग सी ग्रिड है। ये सारा ऊपर ऐसे दिखाया हुआ है कि जैसे ये सीन का एक्चुअल हिस्सा था, जबकि सीन में एक्चुअली क्या था, स्टेडियम था। स्टेडियम में कुछ लोग थे, ऊपर वाले स्टैंड खाली थे, यहाँ पे एक टेलीविज़न स्क्रीन लगी हुई थी, डिजिटल स्क्रीन लगी हुई थी, और एक स्टेज बनाया हुआ था। वो स्टेज एक हेक्सागोन की शक्ल में था। कैन यू नोटिस दिस? एक हेक्सागोन की शक्ल में स्टेज था, वो एक बेस थी, उस पे कोई गिटार बजा रहा था, यहाँ पे कोई लोग खड़े थे। ये था एक्चुअल सीन। ऑगमेंटेड रियलिटी एक्चुअल सीन को ऑगमेंट कर देती है, उसमें ऐड कर देती है चीज़ें, लेकिन वो लगता आपको ऐसे कि वो असल में ऐसे ही हो रहा था। सो इट्स एन ऑगमेंटेड रियलिटी। ये मैं एज आई गो अलॉन्ग ये मैं अगले फ्रेम्स दिखा रहा हूँ अब आपको, कि जिसमें वो ऑगमेंटेड पार्ट आहिस्ता आहिस्ता पूरा सीन के ऊपर आता जा रहा है। सो अब लेफ्ट साइड में यू सी कि वो कितना रियल लगता है। आप बता नहीं सकते कि ये फेक था, ठीक है। यानी एक्चुअल एंड फेक थिंग्स आर जस्ट कंबाइंड इन सच अ वे दैट टू यू इट लुक्स के अच्छा ऐसे हो रहा था, ये असली है। ये पूरा फ्रेम है, ये पूरा फ्रेम आपको नजर आ रहा होता है। इट्स हार्ड टू टेल कि क्या असली और क्या नकली। So that's augmented reality. हम इस कोर्स में ये नहीं करेंगे। I don't want to get your hopes too high. हम इस कोर्स में यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, पर मैक्सिमम हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि वो कंप्यूटर विजन की कौन सी 3D कंप्यूटर विजन थी, वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आप इस 2 डिमेंशनल इमेज से एक 3 डिमेंशनल मॉडल कैसे बना सकते हैं, जिसकी बेस पे फिर ये ऑगमेंटेड रियलिटी वाले काम आप कर सकते हैं। तो हम इसकी बेस शायद हल्की सी कवर कर लें, लेकिन फुल फ्लैज इस तरह का काम करना वो मुश्किल है। एक और एप्लीकेशन है जिसमें आप ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग कर सकते हैं। मसलन आप देख सकते हैं कि पहले तो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करना कि ये फलां गाड़ी है, ये कोई और गाड़ी है, ये कोई और गाड़ी है, फिर उनको ट्रैक करना कि ये यहाँ से एंटर हुई थी, इतनी स्पीड पे आ रही थी और ये इधर गई। ये पूरा ट्रैक्स आप इस तरह मेंटेन कर सकते हैं। ये गाड़ियों के हो सकते हैं,
ये जानवरों के हो सकते हैं, ये आपके किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के हो सकते हैं, ये पानी के बुलबुले हो सकते हैं। कोई ट्रैवल कर रहे हो, आपने चेक करना हो कि आपका कोई इंडस्ट्रियल पार्ट है, उसमें कोई लीक तो नहीं है, उसमें पानी या उसमें हवा तो नहीं लीक हो रही, तो आप पानी के बुलबुले ट्रैक कर सकते हैं। आप किसी एक्वेरियम में मछलियाँ ट्रैक कर सकते हैं। कई चीज़ें हो सकती हैं जिसमें ट्रैकिंग के फ़ायदे होते हैं। ये तो चंद एप्लीकेशंस थी। जो हमारा ग्रुप है कंप्यूटर विजन एंड मशीन लर्निंग ग्रुप, उसके अंदर ट्रेडिशनली जो काम किया गया है कंप्यूटर विजन वाली प्रॉब्लम्स पे, मैं ब्रीफली वो भी डिस्क्राइब कर देता हूँ, जस्ट टू यू गेट एन आइडिया कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो जिनके आप करीब हैं, या वो प्रॉब्लम जो आपके करीब हैं, जिन पे आप काम कर सकते हैं। सो वन प्रॉब्लम वाज रोड कंडीशन मॉनिटरिंग, कि विंटर में एक ट्रक के ऊपर या गाड़ी के आगे एक कैमरा लगा हुआ है, अक्सर लगे होते हैं गाड़ियों के कैमरे, और आपने बस ये डिटरमिन करना है कि आगे जो सीन नज़र आ रहा है उसमें सड़क कहाँ पे है, और उस सड़क की कंडीशन क्या है, क्या वो खाली है, क्या वो बर्फ़ है, उसमें बर्फ़ कितनी % बर्फ़ की कवरेज है उस सड़क पर, इस किस्म की प्रॉब्लम। और इस तरह की इजीली ये काम ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हमारे तो खैर इतनी बर्फ़ यहाँ लाहौर में नहीं पड़ती, लेकिन पंजाब की सड़कों के ऊपर फॉर एग्जांपल आप सड़कों की कंडीशन वैसे मॉनिटर कर सकते हैं कि सड़क कितनी टूटी हुई है, कितनी नहीं टूटी हुई, और आप पूरी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं कि फ़लाँ इलाके में फ़लाँ पॉलिटिशियन के टाइम में, राइट, या फ़लाँ एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में सड़कों की कंडीशन क्या थी। आप एक नंबर डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के मैट्रिक्स बन सकते हैं, सब कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम्स। फिर देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम दैट वी वर्कड ऑन, जिसमें हमने एक किताब रखी हुई नीचे, ऊपर मोबाइल फ़ोन है और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और उस जब वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हम किताब के पेजेस टर्न कर रहे हैं, और गोल अब यहाँ पे ये है कि जो टर्न होने वाले फ्रेम्स हैं, जिसमें पेज टर्न हो रहा है, वो फ्रेम्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ किताब के फ्लैट पेजेस चाहिए, ताकि मेरी किताब डिजिटाइज हो जाए। जो काम आप फोटोकॉपिंग से करते थे, वो काम मैं किताब को ऐसे रख के कर दूँ। फोटोकॉपिंग में आपको पता है किताब कितनी ख़राब होने का डर होता है, किताब के फटने का, पेजेस ख़राब होने का, एंड सो ऑन। और एक किताब अगर दोबारा फोटोकॉपी करनी पड़े तो दोबारा उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं एक बारी और उससे बस ये पेजेस निकल आए, बस हो गई डिजिटाइज, राइट। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के वीडियो बेस्ड डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन, जिसमें आपने पेज टर्न्स वाले जो इवेंट्स हैं उनको डिटेक्ट करना है और निकाल देना है वीडियो के अंदर से। फिर हमने क्रिस्टलोग्राफी में कुछ एक कोलैबोरेशन की थी। क्रिस्टलोग्राफी एक प्रोसेस है जिसमें आप एक मटेरियल, कोई भी मटेरियल है आपके पास, और आप देखना चाहते हैं कि उस मटेरियल का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप उस मटेरियल का कोई पाउडर लेते हैं, उस पाउडर के थ्रू एक्सरेज पास करते हैं, और वो एक्सरेज जो हैं वो उसके एटम्स को लग के डिफ्रैक्ट होती हैं, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बनते हैं, उन पैटर्न्स को आप डिटेक्ट करते हैं। तो ये अक्सर सर्कुलर, इलिप्टिकल या और किस्म के पैटर्न्स बनते होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम थी जिसमें हमने ये पैटर्न्स डिटेक्ट करने थे ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, और लगती आसान है लेकिन इतनी आसान है नहीं, काफ़ी मुश्किल हो जाती है ये प्रॉब्लम। हम एक्सप्रेशन सिंथेसिस पे काम करते हैं ग्रुप में, जिसमें आपके पास एक तस्वीर दे दी गई है और आपने उस तस्वीर से एक फेक तस्वीर जनरेट करनी है जो लगे कि हैप्पी है, जो लगे कि सैड है, जो लगे कि एंग्री है, एंड सो ऑन। तो यहाँ हमने लेफ्ट पे ओरिजिनल इमेज है और हमने सिंथेसाइज की है उस पर एक हैप्पी एक्सप्रेशन, और वो जानवरों के लिए भी कर रहे हैं, इंसानों के लिए भी हो रहा है, सबके लिए हो रहा है।
फिर यहाँ पे हम काम करते हैं लाइन सेगमेंट्स की एक्सट्रैक्शन पे। अक्सर जो लाइन डिटेक्टर्स होते हैं, मसलन अब ये चेकर बोर्ड की एक इमेज है और इस पे जो स्टेट ऑफ द आर्ट लाइन डिटेक्टर्स हैं वो हर बॉक्स की 4 लाइनें दे देंगे, हर बॉक्स की 4 लाइनें दे देंगे। अब ये फिर से वही प्रॉब्लम आ गई है कि जब हम कहते हैं हमें क्या नजर आ रहा है, कितनी लाइंस हैं, तो इसके मल्टीपल आंसर्स हैं। अगर कोई कहे कि मैंने ये पूरी की पूरी चीज को एक लाइन कहना है, तो वो भी सही कह रहा है कि ये पूरी एक लाइन है, ये पूरी एक लाइन है, वो सही कह रहा है। अगर कोई कहे कि नहीं मुझे हर बॉक्स की लाइन अलहदा कहनी है, वो भी सही कह रहा है। ठीक है, तो जो नॉर्मल डिटेक्टर्स हैं वो ये वाला आंसर देते हैं कि हर बॉक्स की लाइन अलहदा है और वो दे देते हैं। लेकिन हम उन लाइंस को मर्ज करते हैं, फिर मर्ज करते हैं इस तरीके से कि फिर इस तरह के आंसर आ जाए कि अगर कोई कहे कि यार मुझे 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही हैं, या और अगर आप इनको हॉरिजॉन्टल मान लें, और 7 वर्टिकल वाली लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो ये इस तरह के रिजल्ट्स को मर्ज करके ये वाला रिजल्ट बनेगा। ये मर्जिंग ट्रिवियल नहीं है। लगता है कि ये तो इमेजेस बड़ी आसान है, आपको लगेगा कि ये तो बड़ा आसान था, लेकिन रियल इमेजेस में ये फैसला करना कि कौन से लाइन सेगमेंट्स को मर्ज होना चाहिए, कौन सो को नहीं मर्ज होना चाहिए, ताकि ह्यूमन परसेप्शन के हिसाब से रिजल्ट आए, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, पर हमने इस पे काम किया। फिर हम मैप्स की डिजिटाइजेशन पे काम करते हैं, हैंड ड्रॉन मैप्स की। तो ये आपके पास एक मैप है, उस पर ये रेड जो इस तरह डायगोनल लाइंस नज़र आ रही हैं, एक पीछे ग्रिड बनी होती है, तो एक रेफरेंस ग्रिड होती है जो रेड में नज़र आ रही है, उसके ऊपर मैप ड्रॉ किया होता है। तो ये मैप हाथ से ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन मैप में सिर्फ मैप का कंटेंट नहीं होता, बहुत सारी उर्दू लिखी होगी, कहीं इंग्लिश लिखी होगी, ये इस तरह के टेबल्स बने होते हैं, इस तरह के टेबल्स बने होते हैं, इस तरह के टेबल्स जिनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। ऊपर टेक्स्ट लिखा होता है, वो बता रहा होता है कि ये किस जगह का मैप है, कहीं पटवारी के साइन होंगे कि कभी किसी और के साइन होंगे एंड सो ऑन। तो मैप्स के अंदर बहुत ज़्यादा डेटा होता है, और फिर ये ही सिर्फ बताना कि ये मैप वाला एरिया कौन सा है, ग्रिड वाला एरिया कौन सा है, क्योंकि इमेज में तो बहुत सारा एक्स्ट्रा पार्ट भी आया हुआ है, राइट, ये ऊपर एक्स्ट्रा पार्ट है, इसका तो मैप से कोई ताल्लुक नहीं था। तो अगर मैंने इस तरह की तस्वीर से मैप अखज़ करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम इस पे काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये रेड ग्रिड भी एक्सट्रैक्ट हो गई ऑटोमेटिकली। जो मैप के रीजन्स थे वो ये ग्रीन लाइंस हमने ड्रॉ की हुई हैं। टेबल इस तरह का डिटेक्ट करना है, इस तरह का टेबल। फिर जो मैप के बाहर की चीज़ें हैं उनको हमने पर्पल लाइंस ड्रॉ कर दी, जो मैप के अंदर हैं वो ग्रीन है एंड सो ऑन। तो यू कैन सी कि प्रोग्राम लगेगा कि जैसे इंटेलिजेंट है तो नहीं, पर आपको लगता है कि अच्छा जैसे कंप्यूटर भी देखने लग गया, जैसे कंप्यूटर भी को पता लग जाता है कि अच्छा ग्रिड ये है, मैप के अंदर वाली चीज़ें ये हैं, बाहर वाली चीज़ें ये हैं, टेबल ये है एंड सो ऑन। फिर आपके पास अगर अक्सर मैप्स ऐसे होते हैं कि एक बड़े रीजन के मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंट मैप्स होते हैं, और अगर मैंने किसी एक मैप को डिजिटाइज कर भी लिया है तो ये छोटा सा एक मैप है। इसी तरह उसी एक गांव का की बात कर लें, गांव के 3 छोटे मैप से इन्होंने मिल के गाँव का पूरा मैप बनाना था। तो ये तो एक जिक्सॉ पजल है कि कौन सा किसके साथ जुड़ेगा, इसको ऑटोमेटिकली हम सॉल्व करते हैं। तो वो जो 3 आपको एग्जांपल यहाँ दिखाई थी, जब इनको अगर आप जिक्सॉ पजल सॉल्व करें तो इस तरह का मैप बनता है। अब ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ। ये जिक्सॉ पजल प्रॉब्लम पे हमने और भी काम किया, जिसमें अगर आपको तस्वीर के टूटे हुए रीअरेंज्ड में स्क्वायर्स दे दूं और अब गोल इज के आप बताएं कि असली इमेज क्या थी, ये वही जिस तरह मैप का जिक्सॉ सॉल्व करना था, हमने इमेजेस का जिक्सॉ सॉल्व किया है, और वो उसमें ऑटोमेटिकली तस्वीरें बिल्कुल सही रिकंस्ट्रक्ट करती हैं। तो दीज आर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स के कंप्यूटर से आप जिक्सॉ पजल सॉल्व कर पाएँ। मैप का एक तो है कि आप टेबल डिटेक्ट कर लें, फिर है कि मैप्स के अंदर डिफरेंट किस्म के टेबल्स होते हैं।
एक टेबल होगा जो मैप का लेजेंड होगा, वो बता रहा होगा कि सिंबल्स का क्या मतलब है। एक कोई और टेबल होते हैं वो मैप का कोई इंडेक्स बता रहे होते हैं, उसका अपना कोई मीनिंग होता होगा। तो इट वुड बी नाइस टू नो कि जब आप टेबल डिटेक्ट करते हैं तो वो ये भी आपको पता लग जाए कि ये किस किस्म का टेबल है, ये किस किस्म का टेबल है, तो क्लासीफाई करना टेबल्स को। फिर टेबल में अगर आप पहुंच भी गए हैं तो उसकी हर रो में पहुंचना, उसके हर सेल तक पहुंचना, हर कॉलम तक, और इनफैक्ट उसके हर सेल तक पहुंच जाना, और फिर हर सेल को रीड करना, हर सेल में बताना कि कौन सा सिंबल ड्रॉ हुआ है, कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, एंड सो ऑन। यानी अगर आप ट्रूली इफ यू वांट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द मैप, तो आपको ये छोटे 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 कई कंप्यूटर विजन की प्रॉब्लम्स हैं। लाइंस डिटेक्ट करना, टेबल्स डिटेक्ट करना, टेबल्स को क्लासिफाई करना, हर सेल तक पहुंचना, सिंबल्स को लोकेट करना, सिंबल्स को क्लासिफाई करना। So there are many interesting problems over here, and these are all computer vision problems. एक प्रॉब्लम जिस पर हम काम करते हैं वो है हैंड रिटन उर्दू को रिकग्नाइज करना, ठीक है। ये दिस इज़ अ रियली रियली डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ये आसान नहीं है, और ये मशीन लर्निंग की हेल्प के बगैर सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। तो कंप्यूटर विजन, इंक्रीजिंगली कंप्यूटर विजन जो है उसके अंदर मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा रोल है। मशीन लर्निंग एंड स्पेसिफिकली डीप लर्निंग है इज़ टेकिंग ओवर कंप्यूटर विजन। तो कुछ कंप्यूटर विजन की प्रॉब्लम्स हैं जो आप डीप लर्निंग से सॉल्व करते हैं। इस कोर्स में ओवरऑल मैं आपको एक ओवरऑल आउटलाइन दे दूं कि हम क्या करेंगे। आज का लेक्चर तो इंट्रोडक्शन था कि कंप्यूटर विजन है क्या और मुश्किल है, लगती आसान है, कुछ एप्लीकेशंस हमने देखी हैं। अगले लेक्चर में हम मैथमेटिकल बैकग्राउंड कवर करेंगे। सो जो मैथ हमें चाहिए वो हम पहले कवर करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट द मैथ। फिर हम इमेज प्रोसेसिंग देखेंगे कि इमेजेस को हम किस तरह से थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये तो पूरा एरिया है, इनफैक्ट डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का पूरा कोर्स है जो डॉक्टर शाहिद फरीद, maybe last semester Dr. Shahid Fareed offered digital image processing, is that right? Yes sir. हाँ, तो ये तो पूरा कोर्स है, तो हम तो इसका बस जितना हमें कंप्यूटर विजन के लिए हल्का सा चाहिए हम उतना यूज़ कर लेंगे। पर इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन आर हाईली रिलेटेड, और इमेज प्रोसेसिंग एक कंप्यूटर विजन की पाइपलाइन का जो इनिशियल पार्ट होता है वो इमेज प्रोसेसिंग होता है, बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। तो इमेज प्रोसेसिंग से आप इस किस्म की चीज़ें कर सकते हैं कि ओरिजिनल इमेज थी उसको मैंने ब्लर कर दिया, ठीक है, या उसको ऐसे ब्लर किया कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है वो तो ब्लर नहीं हुआ, लेकिन जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो गया। तो ये इमेज प्रोसेसिंग से आप इस किस्म की चीज़ें करते हैं। इमेज प्रोसेसिंग में इमेज ही इनपुट होती है और इमेज ही आउटपुट होती है, ठीक है। कंप्यूटर विजन ये नहीं है। कंप्यूटर विजन में इमेज इनपुट होती है और उसके बारे में कोई फैसला आउटपुट होता है कि ये इस इमेज में चेहरा है या नहीं है, चेहरा कहाँ पे है, तो आप इमेज के बारे में कोई चीज़ कंक्लूड करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर विजन में, इमेज प्रोसेसिंग में इमेज इनपुट होती है, इमेज ही आउटपुट हो जाती है। ओके, जब हम ये कर लेंगे इंट्रोडक्शन, तो फिर विल गो टू मॉड्यूल 2 जो कि 2 डिमेंशनल कंप्यूटर विजन है, जिसमें हम इमेजेस में एजेस डिटेक्ट करना सीखेंगे, हम इमेजेस में कॉर्नर्स डिटेक्ट करना सीखेंगे, हम इमेजेस के रीजन्स को डिस्क्राइब करना सीखेंगे कि इमेज का एक छोटा सा पैच है, मैं उसको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, क्या बेस्ट तरीका है इमेज के पैचेस को डिस्क्राइब करने का। मकसद इस पे ये है कि अगर 2 इमेजेस आ गई हैं, एक ही सीन की 2 इमेजेस आ गई हैं, तो मैं देखना चाहूँगा कि दोनों इमेज में सेम वाला रीजन कौन सा था। सेम रीजन में ऐसे ही डिटरमिन करूँगा कि मैं रीजन्स को डिस्क्राइब करना शुरू कर दूँ। जिन रीजन्स की डिस्क्रिप्शन एक जैसी होगी वो मैं कहूँगा वो रीजन सेम थे, ठीक है। फिर हम हाफ ट्रांसफॉर्म करेंगे जो कि लाइंस को डिटेक्ट करने का एक तरीका है, और काफ़ी जेनेरिक है, उससे सिर्फ लाइंस डिटेक्ट नहीं होती, आप सर्कल्स भी डिटेक्ट कर सकते हैं, इलिप्सिस डिटेक्ट कर सकते हैं, और इवन जनरल काफ़ी जेनेरिक किस्म की शेप्स भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं हाफ ट्रांसफॉर्म से। फिर हम
टू डिमेंशनल स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशंस को देखेंगे। मसलन एक इमेज को रोटेट करना, एक इमेज को स्केल कर देना, ठीक है, इमेजेस को ट्रांसलेट कर देना, यानी एक पूरा एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन इनको कहते हैं, जिनमें स्केलिंग, शेयरिंग, ये हम बाद में पढ़ लेंगे, रोटेशन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीज़ें हों। तो ये पूरा एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस देखेंगे। हम होमोग्राफी पढ़ेंगे जो कि प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जिसमें आपको इमेज डिस्टॉर्टेड नजर आएगी। अगर मैं एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन से अगर मैं सिर्फ रोटेट करूं तो आपको पता लग जाता है ये तो सीधी रोटेट हुई है। प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में इमेज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट सी हो जाती है, ठीक है। तो हम इस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशंस भी पढ़ेंगे इमेजेस की। फिर हम ऑप्टिक फ्लो पढ़ेंगे। ऑप्टिक फ्लो में अभी ज़्यादा नहीं समझाता, आगे कुछ इमेजेस हैं उससे शायद हमें पता लग गया ऑप्टिक फ्लो क्या चीज़ है। और हम रैंसैक रोबस्ट कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स भी देखेंगे कि अगर आपके इमेजेस या इनपुट डेटा में आउटलायर्स हैं तो आउटलायर से किस तरह आपने डील करना है, उसके लिए हम रैंसैक जो एल्गोरिथम है वो देखेंगे। मैं आपको एग्जांपल्स दे दूँ 2D कंप्यूटर विजन की। आपके पास एक ओरिजिनल इमेज थी, ये मिडल में आपने एजेस डिटेक्ट की हुई है इमेज की, राइट मोस्ट आपने उसी इमेज पे कॉर्नर्स डिटेक्ट किए हैं। तो ये वो दो लेक्चर्स इन चीज़ों के थे, एजेस कैसे डिटेक्ट करते हैं, कॉर्नर्स कैसे डिटेक्ट करते हैं। जो इमेज डिस्क्रिप्टर्स मैं कह रहा था कि रीजन्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उनका फ़ायदा ये है कि एक इमेज में किताब रोटेट हुई हुई है, दूसरी इमेज में किताब सीधी नज़र आ रही है, लेकिन ये है तो सेम चीज़ें। तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देना कि फ़लाँ इमेज में फ़लाँ रीजन दूसरी इमेज के फ़लाँ रीजन पे मैप करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं इमेज को इस तरह डिस्क्राइब कर लूँ तो मैं बता सकता हूँ कि ये दोनों तो सेम इमेज थी, या मैं कह सकता हूँ ये कितनी डिफरेंट इमेजेस हैं। और इन इमेजेस के दरमियान फॉर एग्जांपल ये 90 डिग्री रोटेटेड है, मैं ये 90 डिग्री रोटेशन रिकवर कर सकता हूँ, यानी मैं ऑटोमेटिकली बता दूंगा कि ओ ये इमेज 90 डिग्री रोटेटेड है। अगर ये 34 डिग्री रोटेटेड होती हम बता सकते थे ऑटोमेटिकली ओ ये 34 डिग्री रोटेटेड है। अगर ये साथ ही स्केल्ड भी होती, इसका साइज आधा हो गया होता, हम ये भी साथ ही बता देते कि 34 डिग्री रोटेटेड है और स्केल इसका आधा है। तो ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हम रिकवर कर सकते हैं कि दो इमेजेस में क्या ट्रांसफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो वो इट ऑल बिगिंस विद फाइंडिंग या डिस्क्राइबिंग रीजन्स इन इमेजेस एंड फाइंडिंग दिस कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, कि कौन सा पॉइंट इधर का उधर के कौन से पॉइंट से कॉरस्पॉन्ड करता है। तो ये हम देखेंगे इंशाल्लाह। ये ट्रांसफॉर्मेशन हम देखेंगे। ये जो मिडिल में ट्रांसफॉर्मेशन है ये थी जो सादा ट्रांसफॉर्मेशन है, रोटेशन, स्केलिंग, शेयर, इस किस्म की। लेकिन ये वो प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन थी जिसपे आपकी पैरेलल लाइंस अब पैरेलल नहीं रह रही, जो पहले पैरेलल थी अब वो पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह। ऑप्टिक फ्लो जिसको हम कह रहे हैं, मेरे पास असल में दो फ्रेम्स हैं किसी वीडियो के, आप समझ लें कि ये एक पहला फ्रेम है और ये जो स्फीयर है आगे, ये असल में आप तो नहीं बता सकते पर मैंने वीडियो देखी हुई है, ये असल में फ्रेम रोटेट कर रहा है। ये फ्रेम ये जो स्फीयर है ये रोटेट कर रहा है, और जो बैकग्राउंड है पीछे, ये बैकग्राउंड भी ट्रांसलेट कर रहा है, ये बैकग्राउंड भी ट्रांसलेट कर रहा है। और आई एम नॉट श्योर कि बैकग्राउंड ट्रांसलेट कर रहा था कि नहीं, पर एनीवेज ये जो स्फीयर है अब बैकग्राउंड ट्रांसलेट नहीं कर रहा था, स्फीयर रोटेट कर रहा था। आपने वीडियो के दो फ्रेम उठाने और आपने बताना है कि कौन सा पिक्सल कितना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, कौन सा पिक्सल कितना डिस्प्लेस हुआ। ये हमने ऑटोमेटिकली बता दिया कि स्फीयर के कौन सा पिक्सल किस तरफ को कितना मूव हो रहा था। ये जो कलर्स हैं, ये कलर्स में डायरेक्शन इनकोड हुई है। ग्रीन का मतलब है कि ये पिक्सल फलां डायरेक्शन में गया था, ब्लू का मतलब है फलां डायरेक्शन, रेड का मतलब है फलां डायरेक्शन। तो हम ये हर पिक्सल की डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, उस डिस्प्लेसमेंट का साइज भी कि कितनी दूर गया और उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी। तो इसे ऑप्टिक फ्लो कहते हैं। ये ऑप्टिक फ्लो के वेक्टर्स हैं जो हम निकाल रहे होते हैं। ये एक बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम है कंप्यूटर विजन में। फिर हम 3 डिमेंशनल कंप्यूटर विजन में जाएंगे। हम देखेंगे कि कैमरा क्या होता है, हम देखेंगे तस्वीर कैसे बनती है,
हम देखेंगे कि ये पूरा जो कैमरा और तस्वीर बनने का प्रोसेस है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम कैमरा कैलिब्रेशन का प्रोसेस देखेंगे। कैमरा कैलिब्रेशन वो प्रोसेस है जिससे आप अपने कैमरा के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक 3x4 एरे 3x4 मैट्रिक्स के अंदर कैप्चर कर लेते हैं, सारी इंफॉर्मेशन अपने कैमरा के बारे में। और अगर आपका कैमरा कैलिब्रेटेड है तो फिर आप एक 2 डिमेंशनल तस्वीर से 3 डिमेंशनल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैमरा कैलिब्रेशन का फायदा ये है कि 2 डिमेंशनल तस्वीर से 3 डिमेंशनल यानी रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर सकते हैं आप। फिर हम स्टीरियो रिकंस्ट्रक्शन देखेंगे। हमारी 2 आंखें होती हैं, हम इन 2 आंखों से हमारे ब्रेन में 2 फर्क इमेजेस बनती हैं, हर आंख में फर्क इमेज बनती है, ब्रेन बाद में जाके उन इमेजेस को कंबाइन करता है। ये जो 2 फर्क कैमरे लगे हुए हैं आंखें हमारी, इनकी इमेजेस का थोड़ा सा फर्क होने की वजह से हम 3D वर्ल्ड में डेप्थ को परसीव करते हैं। वन ऑफ द वेज जिससे हम डेप्थ का आइडिया लेते हैं वो इसलिए क्योंकि हमारी दोनों आंखों में इमेज ज़रा सी फ़र्क बनती है। और इसका आसान टेस्ट ये है कि अगर आप एक आंख बंद करके गाड़ी चलाएं तो टक्कर लग जाएगी, या आपकी वो डेप्थ की परसेप्शन ज़रा सी फ़र्क होगी। आप अपने सामने किसी पड़े हुए ऑब्जेक्ट को अगर आप हाथ से पकड़ना चाहें, दोनों आंखें खोल के पकड़ें वर्सेस एक आंख बंद करके पकड़ें, तो आपकी डेप्थ की परसेप्शन ज़रा सी इफेक्ट हो रही है, विच टेल्स यू कि हम डेप्थ को परसीव करने में दोनों आंखों को यूज़ करते हैं। स्टीरियो रिकंस्ट्रक्शन, स्टीरियो का मतलब है 2, तो स्टीरियो रिकंस्ट्रक्शन भी यही प्रॉब्लम है कि हम एक कैमरे की बजाय अब 2 कैमरे लेके आते हैं, और 2 कैमरों से फिर क्या वो मैथमेटिक्स बनती है, क्या ज्योमेट्री बनती है, और फिर इवेंचुअली 2 कैमरों की तस्वीरों से किस तरह हम 3D यानी पूरा सीन 3 डिमेंशंस में रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक ही सीन की 2 तस्वीरें खींचें और फिर उनसे 3 डिमेंशनल मॉडल बन जाएगा सीन का। तो हम इसको इफ़ टाइम परमिट्स हम इसको करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि होता ये है कि बिकॉज ऑफ कोविड मुझे डर है ये ऊपर नीचे होंगे सेमेस्टर के टाइम्स। अगर तो पूरा टाइम मिला तो इंशाल्लाह हम ये स्टीरियो को डिटेल में करेंगे इंशाल्लाह, पर नो गारंटीज कोविड की वजह से। और अगेन इफ़ टाइम परमिट्स तो फिर हम लर्निंग बेस्ड विजन पे जाएंगे इन मॉड्यूल 4। डीप लर्निंग हैज़ टेकन ओवर कंप्यूटर विजन। सो मैंने लास्ट टाइम कंप्यूटर विजन का कोर्स 2018 में पढ़ाया था, फॉल 2018 में। सो ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। द रीज़न कि मैंने ये कोर्स दोबारा नहीं पढ़ाया इज़ वन ऑफ द रीजंस इज़ कि इट हैज़ बिकम कंफ्यूजिंग नाउ कि क्या पढ़ाना चाहिए, क्या डीप लर्निंग वाली कंप्यूटर विजन पढ़ानी चाहिए या ट्रेडिशनल कंप्यूटर विजन पढ़ानी चाहिए, क्योंकि डीप लर्निंग ने इतना ज़्यादा टेक ओवर कर दिया है ट्रेडिशनल कंप्यूटर विजन को कि ट्रेडिशनल एल्गोरिदम्स अब पीपल वंडर कि ये पढ़ाने भी चाहिए या नहीं पढ़ाने चाहिए। आई बिलीव कि जॉन से ट्रेडिशनल एल्गोरिदम्स मैं इस कोर्स में कवर कर रहा हूँ वो पढ़ाने चाहिए, अभी भी उनकी वर्थ है। लेकिन आई ऑल्सो बिलीव कि कंप्यूटर विजन की अगर आपने सही शक्ल देखनी है जो आजकल शक्ल है तो वो आपको डीप लर्निंग के मॉडल्स भी देखने पड़ेंगे। सो विल सी इंशाल्लाह इफ टाइम परमिट्स। मेरी पूरी कोशिश है कि विल हैव दिस मॉड्यूल नंबर 4 और हम डीप लर्निंग बेस्ड कंप्यूटर विजन तक इंशाल्लाह पहुंच पाएंगे। लेट्स सी। ओके, सम एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। अगर आप CVML ग्रुप के साथ कंप्यूटर विजन मशीन लर्निंग ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट B+ लेना पड़ेगा कोर्स में। कोर्स का वेब पेज URL में दिया हुआ है। हम किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। अगर आपने कुछ बुक्स देखनी है वो देख सकते हैं आप। गंजालेस एंड वुड्स की किताब काफ़ी अच्छी किताब है। पाइथन में कंप्यूटर विजन की पाइथन की बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। यू कैन पिक एनी वन दैट यू लाइक। हम किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को फॉलो नहीं करेंगे।
लेक्चर्स मैंने अभी तो लिख दिया, लेकिन एज यू नो कि पहले 2 हफ्ते तो आप लोग बस डिसाइड करेंगे और एक्चुअल जो स्केड्यूल है वो 2 हफ्तों के बाद आएगा। पर मे बी मंडे और वेंसडे को क्लासेस होंगी। टाइम का आई एम नॉट श्योर, मे बी यही टाइम हो 11:20 AM। हम हर क्लास में इसी लिंक पे मिलेंगे जो मैंने आपको ईमेल में भेजा था और जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इफ़ यू एवर लूज द लिंक, लेक्चर स्लाइड्स में यहाँ पे ये दिया हुआ है। हम हर बारी इसी लिंक पे मिलेंगे क्लास में। एक गूगल क्लासरूम भी है। दोज दैट रजिस्टर फॉर द कोर्स, या वो लोग जो कंफर्म है कि उन्हें रजिस्टर करना है, ज्वाइन दिस क्लासरूम। हम सारे जो बाकी डिस्कशन है, असाइनमेंट्स, क्विजेज, ऑनलाइन अगर क्विजेज हैं तो वो इसी गूगल क्लासरूम के ऊपर होंगे। सो अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इट्स नेसेसरी कि आप ये क्लासरूम ज्वाइन करें, वरना आप अपने क्विजेज और अनाउंसमेंट्स और असाइनमेंट्स बहुत सारी चीज़ें मिस कर देंगे। मेरे ऑफिस आवर्स भी मैंने वेंसडे को 2 से 3 बजे मेरे ऑफिस आवर्स होंगे। ये गूगल मीट का लिंक है, इस लिंक पे मैं अवेलेबल हूँगा इंशाल्लाह हर वेंसडे को 2 से 3 बजे तक। तो अगर कोई भी सवाल है यू कैन कम टू द ऑफिस आवर्स। ग्रेडिंग स्कीम, असाइनमेंट्स इस कोर्स का 35% होंगी, प्रोजेक्ट 15% होगा। सो दैट्स हाफ द कोर्स, हाफ द ग्रेड। 50% तो यही हो गया, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट। 10% क्विजेस की वेटेज होगी, मिड की 15%, फाइनल की 25%। ऑनलाइन क्विज होगा आफ्टर एवरी 2 लेक्चर्स। क्विजेस में मैं वैसे अभी थोड़ा सा मैं खुद भी अनडिसाइड हूँ, हो सकता है ऑनलाइन क्विज भी हो एवरी 2 लेक्चर्स, और शायद मैं टेक होम क्विजेस भी दे दूँ कि जिसमें मैं आपको क्विज दे दूंगा, आप घर पे जाके उसको सॉल्व करें जैसे भी आपने सॉल्व करना है, और उसकी सोल्यूशन बाद में भेजिए। तो we might have take home quizzes as well. जो ऑनलाइन क्विज है वो फॉर एग्जांपल अगर हमारी मंडे को पहली क्लास होती है हफ्ते की, हर मंडे की क्लास के शुरू में ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। इफ द क्लास स्टार्ट्स एट 11:20 AM, द क्विज विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली एट 11:20 AM गूगल क्लासरूम। और जो भी उसकी ड्यूरेशन होगी वो उतनी देर बाद क्लोज हो जाएगा खुद ही। तो क्विज़ेस बड़े आसान होंगे। क्विज करने के लिए ऑल यू विल नीड टू डू इज़ के पिछले जो भी हफ्ते के लेक्चर थे 2, उनको बस हल्का सा समझ लिया हो आपने। यू हैव टू गो थ्रू दोज लेक्चर्स। तो 5-10 मिनट की ड्यूरेशन होगी, ज़्यादातर कोशिश होगी कि 5 मिनट का क्विज हो। लेकिन हम सब कुछ काउंट करेंगे, कोई क्विज ड्रॉप नहीं होगा ग्रेड बनाने में, कोई असाइनमेंट ड्रॉप नहीं होगी, हम कुछ ड्रॉप नहीं करेंगे। एवरीथिंग इन द कोर्स विल काउंट टुवर्ड्स योर ग्रेड। ओके, असाइनमेंट्स, देयर विल बी 5 प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स। अगेन इसमें भी टेंटेटिव है कोविड सिचुएशन की वजह से। असाइनमेंट्स बढ़ भी सकती हैं, पर मे बी देयर बी 5 प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स। और मैं इनकरेज करूंगा आपको कि एक दूसरे की हेल्प करें असाइनमेंट्स में। हर एक को पता है कि चीटिंग कब शुरू हो गई है, और हर एक को पता है कि हेल्प कब खत्म हो गई है, राइट? अब चीटिंग शुरू हो गई है। सो वो आप हेल्प करें एक दूसरे को, बस चीट ना करें, खुद ही ना करें चीट। यानी किसी से इस तरह का सवाल करें ना कि बेचारे को इस मुसीबत में डालें कि जी मुझे चीटिंग कराओ। असाइनमेंट समझ नहीं आ रही, एक दूसरे को समझाएं। मैं तो कहता हूँ सोल्यूशन भी समझा दें कि कैसे करना है, लेकिन बस कोड आपकी अपनी हो, एफर्ट आपकी अपनी हो, चीट ना करें। आपको खुद लगे कि अच्छा मैंने सीखा है कुछ। डू नॉट चीट। ओके, प्रोजेक्ट में आपने कोई भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, कुछ तो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बता दी, लेकिन देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम्स। मैंने तो कुछ भी कवर नहीं किया अभी। देयर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम्स। कोई भी प्रॉब्लम आप ले लें, उसको सॉल्व कर लें। वीडियो बनानी होगी, रिकॉर्ड करनी होगी एक वीडियो, क्योंकि आप ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, आपने इवेंचुअली ये वीडियोस की तरफ आना ही आना है। आपकी अगर आप एमफिल थीसिस करते हैं, उसकी डिफेंस हो सकता है वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़े, हो सकता है लाइव देनी पड़े। तो ये वीडियो
वीडियो के जो प्रॉब्लम्स हैं, वीडियो कैसे रिकॉर्ड करनी है, वो सारा मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस प्रोसेस से गुजर जाएंगे। कोड गिटहब पे रखें। मॉडर्न जो तरीका है वो तो यही है कि आप हर कोई गिटहब पे अपना कोड रखता है, तो यू शुड हैव योर गिटहब अकाउंट और उस पर आप कोड रखें। आपकी एक प्रेजेंस होनी चाहिए। अक्सर लोगों का जो मेन वेब पेज है वो ये गिटहब पेज ही होता है, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट का कोई वेब पेज होगा, जिस तरह ये राइट पे मैंने सैम्पल सा दिखाया हुआ है, जिसमें एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है, उसमें वीडियो भी वहीं पे, पेपर भी वहीं पे, एंड सारी चीज़ें। तो आप एक वेब पेज बनाएंगे। लेटेक में आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। इट मस्ट बी इन लेटेक में। वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी इस कोर्स के अंदर, लेटेक में होगा। क्योंकि साइंटिफिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, साइंटिफिक जो काम है वो लेटेक में ही करना चाहिए। लेकिन आप इस पर डरे मत। लेटेक को आपको बहुत ज़्यादा खुद सीखना नहीं पड़ेगा। लेटेक में इवन दो अब आप जो ग्रेजुएट स्टडी कर रहे हैं, आपको सीखनी पड़नी है इवेंचुअली, लेकिन आपको टेम्पलेट्स दी जाएंगी। रिपोर्ट की पूरी टेम्पलेट होगी। उस टेम्पलेट हम कुछ जगहों पे चेंज करना होगा और आपकी अपनी रिपोर्ट बन जाएगी लेटेक में। इसी तरह जो वेब पेज है, एक टेम्पलेट आपको दे देंगे, उस टेम्पलेट को आप कॉपी पेस्ट कर लें अपने हिसाब से, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन यू हैव टू, जो आपने फोकस ये करना है कि कोई इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आपने बड़ी कन्विंसिंगली सॉल्व करनी है, कोई कंप्यूटर विजन की प्रॉब्लम। प्रोग्रामिंग हम पाइथन में करेंगे। ओपन सीवी एक ओपन कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी है, ओपन सोर्स, हम इसको यूज़ करेंगे। हम अगर ट्यूटोरियल्स हम करते हैं, कुछ चीज़ें समझाते हैं, तो जुपिटर नोटबुक्स होंगी उसके लिए इंशाल्लाह। और ओवरऑल फॉर द कोर्स आई वुड से कि देयर इज़ नो सच थिंग एज अ स्टूपिड क्वेश्चन, सो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। आपके जो क्वेश्चंस हैं उससे कई दफ़ा ये होता है कि आप शर्मा रहे हो, बाकी लोग शर्मा रहे होते हैं, हालांकि सबको कुछ समझ नहीं आ रही होती, और आप भी सब शर्मा रहे होते हैं कि यार बाकी लोग क्या समझेंगे, वो बाकी भी यही सोच रहे हैं। तो कोई एक जो है वो पूछ ले तो सबका भला हो जाता है, ठीक है। आपके सवालों से ये भी होगा कि मैं फिर ज़्यादा तेज़ नहीं जाऊँगा, कोर्स कम कवर होगा, लेकिन इसको आपने एज ए वेपन नहीं यूज़ करना कि आप मेरा टाइम ज़ाया करते रहें। मैं आपको गूगल मीट से निकाल दूंगा जब मुझे फील हुआ कि यार ये तो मेरा मजाक उड़ाने लग गए आप। तो जेन्युइन जो सवाल हैं वो ऑटोमेटिकली उससे कोर्स की एक पेस एडजस्ट होगी। मेरे जहन में अपना कोई है कि मैं कंप्यूटर विजन में ये चीज़ें पढ़ा देनी चाहिए और इतनी स्पीड पे चलना चाहिए, लेकिन आपका एक अपना बैकग्राउंड है, आपका एक अपना लेवल है, तो एक इक्विलिब्रियम इस तरह ही मेंटेन होगा जब आप लोगों का क्वेश्चंस आना शुरू होंगे। उससे मुझे आइडिया होगा कि अच्छा मे बी आई शुड स्लो डाउन, मे बी आई शुड एक्सप्लेन मोर, या मे बी आई शुड जस्ट स्पीड अप, ठीक है। तो वो इक्विलिब्रियम आएगा वहाँ से। ओके, ये हो गया। बाकी स्टडी टिप, जो लेक्चर स्लाइड्स हैं ये कोर्स के वेब पेज पे ना क्लास से पहले इंशाल्लाह अवेलेबल होंगी। हर लेक्चर से पहले कोर्स के वेब पेज पे स्लाइड्स अवेलेबल होंगी इंशाल्लाह। आई वुड सजेस्ट, और ये इट्स जस्ट अ सजेशन, आपका हर एक अपना पढ़ने का तरीका होता है। मेरे लिए जब मैं ग्रेजुएट स्टडी कर रहा था तो मेरे लिए ये बड़ा यूज़फुल था कि वो कोर्सेज जिनकी स्लाइड्स अवेलेबल होती थी पहले से, मैं उनको प्रिंट करता था, उनको पहले पढ़ता था बिफोर द क्लास, और क्लास के दौरान मैं उन्हीं स्लाइड्स के ऊपर नोट्स लेता था, ताकि जहाँ इंस्ट्रक्टर ने कोई बात की है उधर ही वहीं पे रिकॉर्ड हो जाए, वहीं पे मेरी अंडरस्टैंडिंग रिकॉर्ड हो जाए, अगर कोई मुझे सवाल है वहीं पे क्वेश्चन मार्क डाल जाए एंड सो ऑन। इससे होता ही है कि आप जो क्लास में सिर्फ वैसे ही बैठ जाते हैं ना, कुछ लिखते नहीं, या अपनी कॉपी पे लिख लेते हैं और बाद में स्लाइड्स के साथ उसको टैली करने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बाद में। अगर आप इन्हीं स्लाइड्स के ऊपर नोट्स बनाते हैं और क्लास से पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, तो ये आपके कई घंटे बचाएगा। आपको लगेगा कि मुझे कोर्स में ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, ठीक है। तो इस जैसा सजेशन, ये हर एक अपना स्टाइल होता है, यू शुड नो व्हाट वर्क्स फॉर यू, और उस लिहाज से चलें। एंड या गुड लक विद द कोर्स, गुड लक विद द कोर्स। आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर देते हैं। ये वाला कोर्स मेरा ख्याल है कि डीप लर्निंग से आसान होगा,
उतना टफ, उतना हेक्टिक शायद ना हो ये कोर्स, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है। तो विल सी। और कोई सवाल जी? सर इस कोर्स में रेसिटेशंस होंगे जैसे डीप लर्निंग में होती थी? हाँ, यस होंगी, पर डीप लर्निंग के कोर्स में तो मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही सीधा बता दिया था कि हर फ्राइडे को रेसिटेशन होगी, और ऑलमोस्ट हर फ्राइडे को रेसिटेशन हुई थी उसके अंदर। एक दो फ्राइडेज होंगे जहाँ पे इसमें आई एम नॉट सो श्योर, लेकिन इसमें इस तरह मैं कह देता हूँ, इसमें उतने रेगुलरली शायद ना हो, इसमें गैप्स आ सकते हैं, उतनी कॉम्प्रिहेंसिव रेसिटेशंस शायद ना करें, शायद हल्की रखें रेसिटेशंस। जी सर, प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? कॉम्प्लेक्सिटी से आपका मतलब क्या है? कि हम लोगों को कितना टाइम दिया जाया करेगा उसको करने के लिए, और वो कितनी हद तक कॉम्प्लेक्स हुआ करेंगे? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से दिया जाएगा। सो आपको मैं एक असाइनमेंट बल्कि बता देता हूँ। आपने वो देखा था एज डिटेक्शन और कॉर्नर डिटेक्शन की मैंने स्लाइड दिखाई थी। जी सर। तो फॉर एग्जाम्पल एक असाइनमेंट में आपको इमेज दूंगा और आपने एज डिटेक्शन का एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करना होगा, और उसमें भी अब वो सारा इम्प्लीमेंट हुआ होगा एक्चुअली, पर उसमें कुछ कोड के पीसेस मिसिंग होंगे, क्रूशल पार्ट्स। आपने लेक्चर समझ के, स्लाइड्स को समझ के उन पार्ट्स तक पहुंचना है, आपने इम्प्लीमेंट करने हैं। और सर इसमें हम लोग वो मैटलैब में यूज क्या करेंगे, जो कि हम लोग यूज करेंगे प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स वगैरह के लिए? हाँ, मैं पहले जब कई साल पहले कोर्स पढ़ाता तो मैटलैब में था, लेकिन नाउ आई शिफ्टेड टू पाइथन, क्योंकि पाइथन ओपन सोर्स है। मैटलैब जो है वो आपको ख़रीदना पड़ता है, या लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, या वो पायरेट करते हैं लोग। और जो चीज़ ओपन सोर्स होती है उस पर डेवलपमेंट भी, उसकी प्रोग्रेस भी ज़्यादा होती है, क्योंकि फिर दुनिया में बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं। फ्री होता है, ओपन सोर्स होता है। तो पाइथन पे जो प्रोग्रेस हुई है पिछले चंद सालों में, वो बहुत रैपिड प्रोग्रेस है। तो सर ये जो ऑक्टेव होता है हमारे पास, वो भी मैटलैब का ओपन सोर्स ही होता है? जी होता है। लेकिन जो इसलिए मैं जो दूसरी बात भी की कि जो पाइथन पे जो प्रोग्रेस हुई है वो रैपिड बहुत है, क्योंकि मैटलैब तो प्रोप्राइटरी है, तो उस पर प्रोग्रेस उस तरह की नहीं होती जिस तरह की पाइथन पे हुई है पिछले चंद सालों में। तो एक ये वजह भी है कि मैं पाइथन पे कर, लेकिन ओके, आप लोगों का पॉइंट क्या है? व्हाट डू यू वांट? आप लोग चाहते हैं कि मैटलैब और ऑक्टेव और उसकी इजाज़त हो काम करने की? ठीक है, क्योंकि हाँ मेरा आई वुड सजेस्ट कि पाइथन सीख लें, पाइथन में ही काम किया जाए। चलें, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई ओल्ड कैंपस के स्टूडेंट्स हेजिटेंट हैं। मुझे ईमेल्स आ रही थी कि आप ओल्ड कैंपस पे ऑफर करते हैं एंड सो ऑन। बाय द वे, मैंने ओल्ड कैंपस पे ऑफर करने की कोशिश की थी कि दोनों पे ऑफर कर दूं, लेकिन उसकी शायद इजाज़त नहीं है, क्योंकि क्रॉस कैंपस रजिस्ट्रेशंस चूँकि अलाउड हैं, तो इसलिए एक कोर्स एक कैंपस पे ही ऑफर होगा, विच मेक सम सेंस। तो आप लोग इतना ना डरें, और अगर आपके ओल्ड कैंपस के और लोग भी हैं जो इस वजह से नहीं लेना चाहते कोर्स के, पता नहीं क्या आउट स्केड्यूल में क्या हो जाएगा, जो भी होगा विल मैनेज। एक तो ऑनलाइन है सब कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लेंगे, कुछ हो जाएगा। एग्जाम अगर एक टाइम पे हो गया, कुछ कर लेंगे, वी कैन मैनेज। सो डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स टू मच, ठीक है, मैनेज हो जाएगा। है ही सब कुछ तो ऑनलाइन है। लेकिन सर फिजिकल क्लासेस अगर स्टार्ट हो जाती है
जिसके भी कुछ चांसेस हैं, तो फिर इशू हो सकता है क्योंकि एक कैंपस से दूसरे कैंपस क्लास लेने जाना और दरमियान में टाइम का कितना गैप है एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर के दिन। तो ये चूंकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ, तो मैंने देखा हुआ है कि ऐसा भी होता है एक दिन में दोनों के एग्जाम आ गए, तो एक दो स्टूडेंट के लिए जो है वो यूनिवर्सिटी पे वो उसको आगे पीछे नहीं करती। तो वो मैं कर लूंगा ना, कब? वो मैं कर लूंगा। ओके, यानी इसका कुछ, थैंक यू। यानी मैं कोई गारंटी तो नहीं देता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमन लेवल पे डील किए जा सकते हैं ये चीज़ें। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करे ना करे, जहाँ तक हम इंटरनली इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं वहाँ कर ली जाए एंड सो ऑन। बाकी जहाँ आप कहते हैं कि क्लासेस होने का इम्कान है, मेरा तो बिल्कुल नहीं ख्याल कि फ़िज़िकल क्लासेस होंगी। मेरा बिल्कुल नहीं ख्याल। और अगर हो भी जाती हैं तो तब भी कुछ इसी तरह की अरेंजमेंट की जा सकती है कि फिज़िकल हो तो साथ ऑनलाइन भी किसी तरह से हो जाए, उसका वही क्लास ऑनलाइन भी चल रही हो, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन कुछ करेंगे एडजस्ट। देखिए हालात नॉर्मल नहीं है तो चीज़ें भी नॉर्मल तरीके से नहीं होंगी, कुछ स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। और मैं स्ट्रगल से मेरा मतलब ये नहीं कि आप कैंपस पे ट्रैवल कर रहे हैं, मैं अपने एंड पे कह रहा हूँ कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह। एनी अदर क्वेश्चंस? सर अगर किसी की पढ़ी हुई स्ट्रॉन्ग ना हो तो आप उसके लिए कैसे सजेस्ट करेंगे कि स्पोर्ट्स के हवाले से? वो मैंने लिखा हुआ था कि यू आइदर हैव टू बी और बिकम गुड एट मैथमेटिक्स एंड कोडिंग। तो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर आप में लेट्स से हिम्मत है या आपको लगता है कि यार ठीक है मैं सीख सकता हूँ वगैरह जो भी, तो यू कैन हैव फन इन द कोर्स। लेकिन अगर आपको वाकई आपको बहुत डर है, तो देख लें। पर अगर प्रोग्रामिंग अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ओवरऑल एमफिल में वैसे ही मसला हो जाना है मुझे लगता है। आई डोंट नो अबाउट द अदर कोर्सेज। थैंक यू सर। स्पेशली जो असाइनमेंट्स है ना, वैसे असाइनमेंट्स पे चूंकि हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर पूरा ना, एल्गोरिथम की पाइपलाइन पूरा स्ट्रक्चर वो सारा कोड किया होता है। इवन के रिजल्ट्स कैसे जनरेट होने हैं, आपने रिजल्ट्स जनरेट भी नहीं करने, वो कोड खुद ही जनरेट करेगी सारे रिजल्ट्स। आपने सिर्फ अक्सर असाइनमेंट से सिर्फ ये होगा कि आपने कोड की 4 लाइनें चेंज करनी है, बस 4 लाइनें बस आपने लिखनी है। वहाँ पे हमने कोड ना मिसिंग कोड होगी वो आपने डालनी है। तो शुरू की जो इस तरह के असाइनमेंट्स हैं उनसे ये हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए कि अच्छा ओवरऑल कोड तो ऐसे होती है, और लिखनी भी 3-4 ही होंगी, तो इतना आपको डरने की जरूरत नहीं है। जी सर। चलें जी, मुझे इजाज़त है जी फिर। यस सर। चलें ठीक है, शुक्रिया जी, अल्लाह।